हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है वो कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी इज लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इज हिप्पोक्रेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज डार्विन। तो यहाँ पर हमें फादर ऑफ मेडिसिन बताना है, किसे कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को जो है फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजी भी यदि पूछा जाए तो फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजी भी हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एंटी टिश्यूसिव ड्रग्स आर ड्रग्स दैट इनहिबिट। यहाँ पर पूछा गया एंटी टिश्यूसिव ड्रग्स जो हैं ये किस चीज़ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ कफ, ऑप्शन नंबर बी इज़ एक्सेसिव टीयर, ऑप्शन नंबर सी इज़ ईचिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्वेटिंग। तो यहाँ पर हमें एंटी टिश्यूसिव ड्रग्स बतानी है, किस चीज़ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कफ। एंटी टिश्यूसिव ड्रग्स जो हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें दी जाती है और ये कफ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। यहाँ पर पूछा गया यदि किसी पर्सन ने पॉइजनस सब्सटेंस को इंजेस्ट कर लिया हो तो हम उसके लिए क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज फोर्स्ड डायूरेसिस, ऑप्शन नंबर बी इज इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज गैस्ट्रिक लेवाज, ऑप्शन नंबर डी इज सीक इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई ड्रग, या फिर ड्रग को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रिक लेवास। गैस्ट्रिक लेवास जो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसे वापस निकाल रहे हैं तो उसे गैस्ट्रिक लेवास कहा जाता है। और ये प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है यदि पेशेंट ने कोई पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो यदि इंजेस्ट कर लिया हो उस कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच सेफ्टी मेजर्स विल यू टेक फॉर अ ड्राउजी पेशेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जो कि ड्राउजी वाली कंडीशन में, ड्राउजीनेस हो रही है उसे, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन नंबर इज कीप द साइड रेल्स अप, जो बेड में साइड रेल्स रहते हैं उन्हें अप कर देना है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कीप द लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज कीप अननेसेसरी फर्नीचर अवे, अननेसेसरी के जो फर्नीचर्स हैं उन्हें हटाना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कीप एक्स्ट्रा लिनन एट द बेड साइड, या फिर बेड साइड में एक्स्ट्रा लिनन को रखना है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग बताना है कि यदि जो पेशेंट है वो ड्राउजीनेस हो रही है पेशेंट को तो हम कौन सी यहाँ पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कीप द साइड रेल्स अप। हम जो साइड रेल्स रहते हैं बेड के उन्हें अप कर देंगे ताकि ड्राउजीनेस के कारण जो है पेशेंट बेड से फॉल ना हो, इसलिए हमें साइड रेल्स को अप करना है। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा टू द स्कूल चिल्ड्रन। यदि एक स्कूल चिल्ड्रन को हम रेक्टल ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं एनीमा एडमिनिस्टर करने के लिए तो उसका साइज कितना रहना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 18 to 22 French, ऑप्शन नंबर बी इज 14 to 18 French, ऑप्शन नंबर सी इज 10 to 14 French एंड ऑप्शन नंबर डी इज 6 to 10 French। तो यहाँ पर हमें रेक्टल ट्यूब का साइज बताना है, एनिमा एडमिनिस्टर कर रहे हैं यदि स्कूल चिल्ड्रन में, तो यहाँ पर कितना साइज का रेक्टल ट्यूब हम ले सकते हैं। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 14 to 18 फ्रेंच। 14 to 18 फ्रेंच का जो ट्यूब है ये यूज़ किया जा सकता है। यदि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो उसके लिए 14 to 18 फ्रेंच का कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, और जो यदि एडल्ट के लिए यूज़ किया जाए तो 22 फ्रेंच का कैथेटर एडल्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और इन्फेंट के लिए 12 फ्रेंच कैथेटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो फ्रेंच रहता है, फ्रेंच साइज़ जो है कैथेटर के डायामीटर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्रेंच वर्ड जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो कैथेटर का डायामीटर होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंच टर्म के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी कंडीशन में हमें हॉट वाटर बैग यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ डिसमेनोरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ मस्कुलर पेन, ऑप्शन नंबर सी इज़ अपेंडिसाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हाइपोथर्मिया। तो यहाँ पर हमें बताना है हॉट वाटर बैग जो है कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है, अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन में जो है हमें हॉट वाटर बैग यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हॉट वाटर बैग है वो क्या करता है, वेजल्स को और करने में हेल्प करता है, और अपेंडिसाइटिस में जो अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और यदि हॉट वाटर बैग यूज़ किया जाए तो अपेंडिक्स के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन में हॉट वाटर बैग को यूज़ नहीं करवाना है। उसके बाद पूछा गया द थंब इज़ नॉट यूज्ड फॉर टेकिंग पल्स बिकॉज। यहाँ पर पूछा गया है कि पल्स जो है वो फिंगर्स की हेल्प से क्यों ली जाती है, थंब की हेल्प से हम क्यों नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द थंब इज़ टू थिक, थंब जो है वो थिक रहता है इसलिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी द नर्स इज़ पुट इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, जो नर्स है वो ऑकवर्ड पोजीशन में थंब को अप्लाई करते हैं इसलिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी द आर्टरी इन द थंब इज़ नियर द टिप, क्योंकि जो आर्टरी है वो थंब के टिप पर प्रेजेंट होती है इसलिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी देयर इज़ एन आर्टरी इन द थंब, या फिर थंब में आर्टरी प्रेजेंट होती है इसलिए। जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी देयर इज़ एन आर्टरी इन द थंब। थंब में जो है ऑलरेडी आर्टरी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो हम पल्स लेते हैं उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, इसलिए जो है हम फिंगर की हेल्प से पल्स चेक करते हैं, ना कि थंब की हेल्प से। उसके बाद पूछा गया है व्हेन फायर ऑकर इन अ पेशेंट रूम विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नर्स प्रायोरिटी। यहाँ पर पूछा गया है यदि पेशेंट के रूम में फायर हो जाए, आग लग जाए, तो हमें क्या प्रायोरिटी एक्शन लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्क्यू द पेशेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ एक्सटिंग्विश द फायर, ऑप्शन नंबर सी इज़ साउंड द अलार्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रन फॉर हेल्प। तो यहाँ पर हमें बताना है प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट के कमरे में यदि आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए रेस्क्यू द पेशेंट। हमें पहले पेशेंट को बचाना है, रेस्क्यू करना है। यहाँ पर आप अगर फायर वाली कंडीशन है तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, लर्न करने के लिए जो है रेस टर्म जो है ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फर्स्ट में जो है रेस्क्यू करना है, पेशेंट को बचाना है, सेकेंड में ए रेफर्स टू अलार्म, उसके बाद हम अलार्म जो है उसे एक्टिवेट कर देंगे, सी रेफर्स टू कन्फाइन, उसके बाद देखना है कि जो आग है वो और ज़्यादा ना बढ़े, कन्फाइन करना है, एंड ई रेफर्स टू एक्सटिंग्विश, देन फिर लास्ट में हमें आग को बुझाना है। तो यहाँ पर अगर प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकेंड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लो बर्थ वेट मीन्स अ वेट ऑफ लेस देन। यहाँ पर पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग लो बर्थ वेट हम कब कंसीडर करेंगे, कितने से ज़्यादा, कितने से कम रहेगा बेबी का वेट, तब हम लो बर्थ वेट बेबी कंसीडर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 2.8 kg, ऑप्शन नंबर बी इज़ 2.7 kg, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2.5 kg एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2.3 kg।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 2.5 kg। 2.5 kg से यदि कम है बर्थ वेट तो उसे लो बर्थ वेट बेबी वाली कंडीशन में रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज इज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो कि परमानेंट स्कार छोड़ता है बेबीज में। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं मीजल्स, पेंटावेलेंट, डीपीटी एंड बीसीजी। तो यहाँ पर बताना है इनमें से ऐसा कौन सा वैक्सीन होता है जो कि परमानेंट स्कार छोड़ता है बेबी में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन जो है ये परमानेंट स्कार छोड़ता है बॉडी में। बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो बेसिलाई कैलमेट ग्यूरिन ये जो वैक्सीन है ट्यूबरक्यूलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद पूछा गया है द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में यदि नए केसेस देखने को मिल रहे हैं किसी डिसीज कंडीशन के तो उसके लिए कौन सी टर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज इंसिडेंस, ऑप्शन नंबर बी इज पॉइंट प्रिविलेंस, ऑप्शन नंबर सी इज पीरियड प्रिविलेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज करंट प्रिविलेंस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि नए नंबर ऑफ केसेस देखने को मिल रहे हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में तो उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इंसिडेंस। इंसिडेंस यदि किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में यदि नए केसेस देखने को मिल रहे हैं किसी डिसीज के तो उसे इंसिडेंस रेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टेंटली कोई डिसीज कंडीशन प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एपिडेमिक, ऑप्शन नंबर बी इज एंडेमिक, ऑप्शन नंबर सी इज स्पोर्डियक एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैंडेमिक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंडेमिक। यदि किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कोई डिसीज कंडीशन कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो गोइटर डिसीज़ है वो पर्टिकुलर हिमाचल वाले रीजन में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंस रहती है। जब भी हम वहाँ पर केसेस देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली हमें केसेस देखने को मिलेंगे गोइटर के। जियोग्राफिकल एरिया जो है देखा जाए तो हिमाचल रीजन। तो इस टाइप की अगर कोई डिसीज़ कंडीशन है जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहती है तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इज नोन एज। यदि किसी डिसीज़ का अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है तो उसे कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ टर्शियरी प्रिवेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रिहेबिलिटेशन प्रिवेंशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो दोनों ही सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। किसी भी डिसीज़ को अर्ली डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं दोनों ही चीज़ें सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इज। इंडियन सर्जरी के फादर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर बी इज चरक, ऑप्शन नंबर सी इज सुश्रुता एंड ऑप्शन नंबर डी इज आत्रेया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फादर ऑफ इंडियन सर्जरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सुश्रुता। सुश्रुता जो है इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन मेल। मेल में जो है परमानेंट स्टरलाइजेशन की मेथड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी इज ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी इज बेरियर मेथड एंड ऑप्शन नंबर डी इज हिस्ट्रेक्टोमी।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए वैसेक्टॉमी। मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन की मेथड को वैसेक्टॉमी कहा जाता है। और यहाँ पर यदि फीमेल का पूछा होता है कि फीमेल्स में परमानेंट मेथड कौन सी यूज़ की जाती है, तो उसका राइट आंसर रहता है ट्यूबेक्टॉमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है BMI मेज़र बाय BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है उसे मेज़र करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ वेट इन किलोग्राम पर हाइट इन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज़ वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज़ वेट इन kg अपॉन हाइट इन क्यूबिक मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वेट इन kg अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें बॉडी मास इंडेक्स को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, वो बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद पूछा गया विच ड्रग डिक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर। सीजर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ लिथियम, ऑप्शन नंबर बी इज़ एंटी कन्वल्सेंट, ऑप्शन नंबर सी इज़ बेंजोडाइजेपिन एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ बार्बिट्यूरेट। तो यहाँ पर हमें बताना है सीजर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन जो है वो सीजर को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए दी जाती है, जिसके अंदर कार्बामाजेपिन और फेनेटॉइन ये ड्रग्स जो हैं ये एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के अंदर आती हैं। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर आप और क्लासेस देख सकते हैं। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।